फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, चर पढ़ा, और एक चर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद में अचर क्या होता है उसकी जानकारी ली। चर और अचर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बीजीय व्यंजकों का निर्माण करते हैं, वो हमने पढ़ा। बीजीय व्यंजक, और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और ये बहुपद अनेक घात वाला हो सकता है, जिसके अंदर हमने बहुपद की घात किस प्रकार निकालते हैं हमने ये सीखा है। हम बहुपद की घात किस प्रकार निकालते हैं ये सीखा है। एक बहुपद के अंदर चर पद की अधिकतम घात ही उसकी घात कहलाती है। इस आधार पर हम किसी भी बहुपद, कैसा भी बहुपद हमें दिया जाए उसकी घात हम निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं ना, देखिए जैसे एक बहुपद हमारे पास आता है 4s³ + 3, तो इस बहुपद की आप घात क्या बताओगे, इस बहुपद की घात आएगी अपने पास 3। कितनी आएगी, 3। घात क्या आएगी अपने पास, 3 आएगी। अतः इसकी घात कितनी है, 3। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात जैसे t² + 5t - 4, ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है, 2 है। इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। पर द्विघात बहुपद को हम जाने उससे पहले हमें किसकी आवश्यकता है जानने की, रैखिक बहुपद की। किसकी, रैखिक बहुपद की। हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, रैखिक बहुपद से। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके साथ ही हम अपने मूल बिंदु पर आएंगे, और हमारा मूल बिंदु क्या है, रैखिक समीकरण। क्या है, रैखिक समीकरण। तो हमने सबसे पहले चर की जानकारी ली, अचर की जानकारी ली, चर और अचर व्यंजक बनते हैं, हमने इसकी जानकारी ली। और उसके बाद हम समझेंगे रैखिक बहुपद। क्या समझेंगे, रैखिक बहुपद। एक रैखिक बहुपद क्या हो सकता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और उसके साथ में हमने क्या लिख रखा है, एक चर। इसका मतलब हमें चर का मान कोई एक लेना है, या आप x ले सकते हो, या y ले सकते हो, या z ले सकते हो, अल्फाबेट में से कोई भी आप ले सकते हो। पर लेना क्या है, अपने को सिर्फ एक चर लेना है, क्योंकि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर लेना है हमें, वो कोई भी ले सकते हो आप, और रैखिक होना चाहिए, मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं x + 3 = 2। अच्छा, इसको छोड़िए, पहले हमने लिखा x + 3, तो ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए रैखिक है। और एक चर में है क्या, ये सिर्फ इसमें x का मान है, इसका मतलब एक चर वाला रैखिक बहुपद है। ये क्या है, एक चर वाला रैखिक बहुपद है। जब किसी बहुपद के पोलिनोमियल के बराबर में 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, अर्थात इसका मान अगर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या अंकगणित की संख्या आ जाती है इसके बराबर में कोई, तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो एक बहुपद तो वो होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है। लेकिन रैखिक बहुपद के बराबर में कोई संख्या आ जाती है, या बराबर में 0 आ जाता है, तो वो क्या मान धारण कर लेता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद ये क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये यहाँ पे अपने क्या था, बहुपद था, रैखिक बहुपद। लेकिन अब x + 3 इसके बराबर में कोई संख्या लिख देता हूं मैं 5, यहां लिख देता हूं मैं 0, यहां लिख देता हूं मैं 8, कुछ भी लिख देता हूं मैं x y z, तो अब यह रैखिक बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण के लिए पहले तो एक बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वह रैखिक कहलाएगा। उसके बाद में हम एक चर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई एक चर हो सकता है x y z, तो हमने x लिया है, क्या लिया है, x लिया है। तो ये एक चर में रैखिक बहुपद के संख्या में जब बराबर में 0 आ गया तो अभी रैखिक
समीकरण बन गया है। और दोस्तों हमें यही पढ़ना है, एक चर में रैखिक समीकरण। तो अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं और उसका मान किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों, हम यह समझेंगे। एक बार मैं आपके सामने एक चर वाला एक रैखिक समीकरण रखता हूं और उसे किस प्रकार हल करते हैं, उसको हल करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो हम लिखेंगे। मैं आपके सामने लिखता हूं 2x + 3 = 15। सेम इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते चलेंगे। एक लिखा मैंने 2x + 3 = 15, यही मैं इधर लिखता हूं 2x + 3 = 15। इस रैखिक बहुपद को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं? दो तरीकों से। पहला तरीका अपना 2x + 3 = 15, 2x + 3 = 15। अब इसके अंदर देखिएगा, इसके बराबर के अंदर इधर कितना है? 15 है। तो इस बराबर के निशान से हम क्या समझते हैं कि अगर ये बराबर है मान, तो इधर मान जितना आएगा उतना ही मान इधर आएगा। इधर अगर 10 है तो इधर भी 10 है, इधर 5 है तो इधर भी 5 है। बराबर से हम यही समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मान इधर है, इधर 15 है तो इसका मान भी कितना आएगा? 15 आएगा, क्योंकि दोनों ओर मान हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन अगर मैं ये चिन्ह लगा देता हूं, तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इधर वाली संख्या छोटी है और इधर वाली संख्या बड़ी है। मतलब अगर इधर 5 आया तो इधर 5 से हमेशा बड़ी संख्या आएगी। मान लो 6 आया, कुछ भी आ सकती है, पर आएगी हमेशा क्या आएगी? 5 से बड़ी। लेकिन अगर मैं ये चिन्ह लगा देता हूं, मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है, इधर वाली संख्या छोटी है, इधर कुछ भी संख्या मान सकते हैं अपन, जैसे मैंने मान लिया 10, तो हमेशा इससे छोटी संख्या ही इधर आएगी। 10 से जितनी छोटी संख्या होगी वो सब इसके अंदर आएगी। इस चिन्ह का मतलब होता है बंद मुंह का मतलब छोटी और खुला मुंह का मतलब बड़ा। इसके अंदर भी ऐसे हो जाएगा, खुला मुंह है इसका मतलब उस तरफ बड़ी होगी और बंद मुंह है उस तरफ छोटी होगी। ये तो दोस्तों अपन बड़े चिन्ह और छोटे चिन्ह के बारे में जाना। और ये क्या है? बराबर का चिन्ह है, मतलब इसके इधर जितना मान होगा उतना ही मान इधर होगा। दोस्तों इसी मूल अवधारणा के साथ में अपने को चलना है। इसका मतलब अपने को क्या पता चला सबसे पहले कि इसके बराबर में ये बराबर है, इधर 15 है, इसका मतलब इतना मान, जितना मान इधर है उतना ही मान इधर है। तो क्या दोस्तों, हम इसके अंदर कुछ संख्याएं जोड़ दें और इधर भी कुछ जोड़ दें, जितना मान मैंने इधर जोड़ा उतना ही मान इधर जोड़ूं, तो कुछ फर्क आएगा क्या दोस्तों? नहीं। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा बराबर 5 और इधर भी लिखा मैंने 5, दोनों बराबर है, मान बराबर है, जिसका हम चिन्ह लगा रखे हैं क्या वो चिन्ह के बराबर है? दोनों संख्याएं 5 5 5 खुद के ही बराबर होती है। ठीक है, क्या मैं दोनों और कुछ संख्या जोड़ता हूं, समान संख्या दोनों और जोड़ता हूं, कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं। तो देखना दोस्तों, अगर मैं 3 जोड़ता हूं और इधर भी मैं 3 जोड़ देता हूं तो क्या कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, ये भी 5 और 3 8, दोनों का मान बराबर है तो ये मान बराबर रहेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने समान संख्या जोड़ी, कुछ अंतर नहीं आया, क्या मैं समान संख्या घटा देता हूं -2, क्या? और इधर भी मैं कर देता हूं -2, तो क्या इधर कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं। दोनों और क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब एक रैखिक समीकरण में दोनों पक्षों में, इसको बोलते हैं आप RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, और हिंदी में बोलते हैं इसको अपन दायां पक्ष, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष का जितना मान आएगा उतना ही बायां पक्ष का मान आएगा। इसका मतलब इसके दायां पक्ष में आप जितनी संख्याएं जोड़ रहे हो उतनी ही संख्याएं बाएं पक्ष में भी जोड़ रहे हो, दोनों साइड में, तो संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। और दोनों ओर समान संख्या घटा रहे हो तो भी अंतर नहीं आएगा। और अगर अपन दोनों ओर समान संख्या का भाग देते हैं तो भी अंतर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखना, 25 बराबर मैंने लिखा 25, मैं दोनों ओर अगर 5 का भाग देता हूं, किसका देता हूं? 5 का, तो क्या कुछ अंतर आएगा क्या दोस्तों? देखना है, इधर 5 का भाग दोगे कितनी बार? 5 बार, इसमें भी कितनी बार? 5। क्या इसका मान भी बराबर ही आएगा क्या दोस्तों? हाँ, इसका मान भी बराबर भी आएगा। इसका मतलब किसी समान संख्या से अगर, अच्छा इस 5 को मैं वापस 5 से गुना करता हूं इधर, और इधर भी 5 से गुना करता हूं, क्या फिर से 25 आ जाएगा क्या? दोनों ओर 25 आएगा क्या दोस्तों? दोनों ओर मान बराबर होगा क्या दोस्तों? बिल्कुल, दोनों ओर मान बराबर होगा। इसका मतलब किसी भी समीकरण को हल करते समय उसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या घटाई जाए, समान संख्या का गुना किया जाए या समान संख्या का भाग दिया जाए, तो उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है। उत्तर हमेशा सेम रहता है, उत्तर का मान हमेशा बराबर रहता है दोस्तों। इसी मेथड के साथ में हमें सवाल सॉल्व करना है और हमारा पहला मेथड इसी के ऊपर आधारित है। देखिएगा दोस्तों, इसमें हमें किसका मान निकालना है? हमें इसमें t का मान निकालना, x का मान निकालना है, इसका निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकाल सकते हैं हम दोस्तों? जो हमने चीज देखी है अभी कि दोनों हम समान संख्याएं जोड़े, घटाएं, समान संख्या का गुना करें या समान संख्या का भाग करें, उत्तर हमेशा सेम रहेगा। हमें वही कांसेप्ट फॉलो करना है। इधर कितना आ रहा है?
15 है। हमें कैसे भी करके x का मान निकालना है, इसका मतलब x को अकेला करना है। क्या करना है? अकेला करना है। x के साथ में जितनी भी संख्या है उनको एक तरफ हमें करना पड़ेगा, तभी हमारे पास x का मान आएगा। यहाँ पे 2x + 3x के साथ में सबसे पहले हमें क्या दिखता है? 3 दिखता है। इसका मतलब हमें 3 को यहाँ से रिप्लेस करना होगा, इस तरफ से उस तरफ करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास x का मान आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं, 3 घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। अगर मैं इसके अंदर से 3 घटा देता हूं तो दोस्तों क्या आएगा? 2x + 3 और -3। मैंने इधर भी 3 घटा दिए और मैंने इधर भी 3 घटा दिए, तो 2x बराबर क्या आ गया? ये 3 से 3 इधर कट गया, 2x बराबर अपने पास क्या आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12 आ गया। क्या हमारे 2x का दो तीन संख्या उधर चली गई? क्या? बिल्कुल चली गई। अब हमारे पास क्या है? 2 है, x के साथ में क्या है? 2 है। अब हमें कैसे भी करके इस x को उधर करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या मान आएगा? x का मान आएगा। तो x के साथ क्या है? 2 है। तो क्या मैं इधर भी 2 से भाग दे सकता हूं क्या? और इधर भी 2 से भाग दे सकता हूं क्या? इधर 2 से भाग दूंगा तो कितना x बच जाएगा, और इधर 2 से भाग दूंगा 2 छके 12। x बराबर क्या आ गया अपने पास? मान x बराबर 6 आ गया। तो ये तो है एक फर्स्ट मेथड इसको सोल्व करने का, जिसमें दोनों ओर आप कैसे भी करके x का मान निकालना है। इसके अंदर कुछ जुड़ी हुई संख्याएं हैं तो दोनों ओर उसको बाकी निकाल दो, ठीक है। गुणा है तो दोनों ओर उसमें भाग दे दो। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से x को अलग करना है और x का मान हमारे पास आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड पक्षांतर वाला मेथड है। क्या है? पक्षांतर वाला मेथड अर्थात ट्रांसफर वाला मेथड है। एक संख्या को इधर से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके बेसिक चीजें हैं जो हमें जानकारी होनी जरूरी है। जब भी प्लस वाली संख्याओं को आप उधर ट्रांसफर कराएंगे, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, मान लिया जाए LHS से मैं उसको RHS में भेजता हूं, तो प्लस से हमेशा माइनस हो जाए। अच्छा, दाएं पक्ष से इधर भेजोगे तो भी चिन्ह चेंज होगा, और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजोगे तो भी चिन्ह चेंज होगा। अगर इधर प्लस है दाएं पक्ष में और मैं उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इधर दाएं पक्ष में माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर मैं गुणा वाली संख्याओं को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा? उसका भाग हो जाएगा। और अगर भाग वाली संख्याओं को ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? भाग वाली संख्याओं को ट्रांसफर करोगे तो गुणा हो जाएगा। ये मूलतः इसी कंसेप्ट पर काम करता है, ठीक है। इन चीजों की अगर हमें जानकारी है, बस प्लस उधर जाके ट्रांसफर होके क्या होगा? माइनस, माइनस उधर ट्रांसफर होके क्या होगा? प्लस, गुणा उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा? भाग, और भाग उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा? इनटू, ठीक है। और अगर उधर से भी इधर कुछ ट्रांसफर करोगे तो इसी प्रकार चिन्ह चेंज होंगे। अगर उधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, भाग का है गुणा का हो जाएगा, गुणा का है भाग का हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट को अपने को ध्यान में रखना है ना दोस्तों। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम पक्षांतर करके किसी भी चर का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखना है। हमारे पास क्या है? 2x + 3 = 15। हमें इसका मान निकालना है x का। इसका मतलब बाकी वाले चर संख्याएं जितनी भी इसके पास है उनको उसी ओर ट्रांसफर करेंगे और इसका मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2x। 2x दोस्तों इस तरफ किसका है? प्लस का है। किसका है? प्लस का। अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूं तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेज रहा हूं, दाहिने पक्ष बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में भेज रहा हूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये तो 15 इधर पहले से था, ये 2x भी इधर पहले से था, पर इन 3 को मैं इस पक्ष से उस पक्ष में भेजा, क्या हो जाएगा? माइनस 15 - 3। दोस्तों 2x बराबर 15 में से 3 गए 12, कितना बचा? 12। 2x बराबर क्या आ गया अपने पास? 12 आ गया। इसी प्रकार देखना दोस्तों, दो इधर इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। क्या है? गुणा है। x किसके गुणा में है? 2 के गुणा में है। या x का गुणा अपन 2 भी कह सकते हैं। देखना दोस्तों, अगर इधर गुणा में है तो हमने कहा है एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में भेजोगे तो प्लस वाली संख्या क्या होगी? माइनस, माइनस वाली संख्या क्या होगी? प्लस, और गुणा वाली संख्या है तो क्या होगी? भाग होगी। यहाँ पे गुणा, इसका मतलब इसका पक्षांतर करोगे आप, क्या करोगे? पक्षांतर करने पर, या इसको हम किससे लिख सकते हैं? इसको ट्रांसफर करने पर। इसमें क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर करने पर। तो ट्रांसफर करोगे, इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में, क्या आ जाएगी? 12/2 कट के क्या आ जाएगा? 6। x बराबर 6। ये दोनों ही मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैंने बेसिक एग्जांपल बताया कि किस प्रकार हल करते हैं। अब बड़ी बड़ी समीकरण, ठीक है, उसके लिए हमें कभी एलसीएम भी लेना पड़ेगा और फिर समान संख्याओं को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। उनका मान कैसे निकालते हैं? एक टफ से टफ सवाल क्या हो सकता है? एक टफ से टफ सवाल के अंदर एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर उस चर का मान कैसे निकाल सकते हैं हम, सबको दोस्तों सीखेंगे हम। देखना इधर,
और अब हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे हर बार वो ट्रांसफर करने वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करने वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। किसी भी प्लस को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस वाले संख्या को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करोगे प्लस हो जाएगा। गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है। बस हमें इन्हीं चीजों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसके आधार पर हम बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हैं। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है और इसके आधार पर आप कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं सवाल लिखता हूं 5x प्लस 15 बराबर 7x प्लस, ये मैंने लिखा समीकरण, रैखिक समीकरण। मैंने क्या लिखा? रैखिक समीकरण। इसके अंदर हमें x की मान निकालना है, x का मान निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है। हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है और कैसे भी करके उसमें चर पद का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? चर पद का। तो हमें देखते ही पहले सबसे पहले ये तो पता हो जाना चाहिए कि इसमें चर पद क्या है? x है, इधर भी x है, इधर भी x है। इसका मतलब हमें मान किसका निकालना है? हमें x का मान निकालना है। ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये चीज हमें समझ में आ जाती है तो हम कैसे भी करके अब इस चर पद को एक तरफ करना है ताकि दूसरे पद एक तरफ हो जाए और हम चर का मान आसानी से निकाल दें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? पक्षांतर करने पर। क्या करने पर? पक्षांतर करने। जब भी आप पक्षांतर करोगे प्लस वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस, माइनस वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाते ही प्लस, गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाते ही भाग और भाग वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाते ही गुणा में हो जाती है। देखना इधर, अगर ये इधर 7x है, अगर मैं इस 5x को इस पक्ष से उस पक्ष में भेजता हूं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। देखना इधर दोस्तों, ये कितना है? 7x, और ये 5x इस पक्ष में था इधर और मैं इसको उधर भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा? उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 5x उधर जाके क्या हुआ? माइनस 5x। क्या हुआ? माइनस 5x। तो क्या आ गया? 7x माइनस 5x। और इसी के बराबर में क्या था? इसके बराबर में पहले से 15 तो नहीं पे है, और इस पक्ष में ही है 15, 15 को तो हमने ट्रांसफर नहीं किया। किसकी पोजीशन चेंज की? सिर्फ 5x की पोजीशन चेंज की और उसको उधर भेज दिया। क्या दोस्तों हम 2 को भी इधर 12 को भी इधर लेके आ जाएं ताकि 12 भी समान संख्या एक तरफ आ जाए। तो अगर 12 को हम इधर लेके आएंगे तो 12 किसके हो जाएंगे? माइनस के। 12 किसके हो जाएंगे? माइनस के। 12 इधर प्लस के थे, इधर आके हो गए माइनस के। ये 15 इधर यहीं से पहले से विद्यमान थे, इधर 5x को उधर भेजा, माइनस के 5x हो गए और 7 पहले से उधर थे। अब देखना दोस्तों 12 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 15 माइनस 12, एक प्लस और माइनस। देखना दोस्तों 5x माइनस 7x माइनस 5x बराबर 2x। बाकी निकालेंगे क्या आएगा? 2x। 7x में से 2 गए, अंकगणित की बाकी निकालनी है ना। 7 में से 5 गए 2, और हमेशा हम समान घात वाले चर को बाकी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो आप बाकी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अगर किसी की घात समान है तो उसमें से हम बाकी निकाल सकते हैं। 7 में से 5 गए, 2x बच गए अपने पास। कितने बच गए? 2x बच गए। इधर 15 में से 12 गए, 3 बच गए। कितने बच गए? 3 बच गए। देखना दोस्तों 2x बराबर अपने पास क्या आ गया? 3। पर कैसे भी करके हमें किसका मान निकालना है? चर पद का। चर पद क्या है? x। x का मान निकालने के लिए उसके साथ में जो भी संख्या है उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। ये इधर गुणा में है, दूसरी ओर भेजोगे क्या आ जाएगा? इधर 3 था और ये इधर गुणा में था, बटा में चला गया, क्या आएगा? 3/2। इसका आंसर क्या आएगा? 3/2। इस प्रकार से किसी भी चर समीकरण का मान, चर समीकरण के अंदर किसी भी रैखिक समीकरण के अंदर उस चर का मान निकाला जाता है। दोस्तों कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम, और उसके बाद में हम 8th क्लास की किताब को बेसिक्स लेते हुए उसके सवाल लेते हुए उसके सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम उसको देखेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने 8th क्लास के ही कुछ सवाल लिखूंगा। क्या सवाल लिखूंगा मैं आपको? इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमने समझा एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या तत्व होते हैं? चर होता है, उसमें अचर होता है, चर अचर मिलकर व्यंजक का निर्माण करते हैं, और व्यंजक ऐसा व्यंजक जो पूर्णघात के रूप में होता है बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। बहुपद की घात जो उस बहुपद के अंदर चर पद की अधिकतम घात होगी वह उस बहुपद की घात कहलाएगी। अनेक घात के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है, और ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। हमने ये बेसिक जानकारी दी। और ऐसा बहुपद किसी बहुपद के बराबर में 0 आ जाए, कोई संख्या आ जाए और 2 पक्ष आ जाए, उसके एक LHS आ जाए, एक RHS आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड एक आ जाए, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। इस प्रकार से अगर 2 पक्ष आ जाते हैं बराबर में तो वो बहुपद फिर क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। और ऐसे समीकरण को हम हल करके
हल करके किसका मान निकाल सकते हैं, किसी भी चर राशि का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक था एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, इसका मतलब एक चर होगा और एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमें उस चर का मान निकालना है। इसके लिए हमें बेसिक्स समझ गए हैं। अगर हमें कुछ सवाल दे दिया जाए, अब क्या सवाल दे दिया जाए, जैसा कि इसमें एक सवाल देते हैं हम, इसके अंदर सवाल है पहला उदाहरण 2 क्या कहता है, 2y प्लस 9 बराबर 4। 2y प्लस 9 बराबर क्या है, इसके अंदर 4 है दोस्तों। तो अब इसके अंदर हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, देखो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है, चर क्या है, चर क्या है हमें ये पता होना चाहिए। इसके अंदर चर क्या है, इसके अंदर चर है y, तो हमें किसका मान निकालना है, हमें y का मान निकालना है। तो y के मान के लिए हमें बाकी के मान सब उधर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इस पक्ष में इधर ये 9 क्या है प्लस है, इसको दूसरे पक्ष में भेजोगे क्या आ जाएगा माइनस, तो 2y बराबर 4 ये उधर जाके क्या हो जाएगा -9। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 4 में से 9 गए। देखना दोस्तों जब भी हम बाकी निकालते हैं तो दोनों संख्याएं अगर प्लस की है तो जुड़ेगी संख्या, जब दोनों संख्याएं प्लस की है, ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो संख्याएं क्या होगी जुड़ेगी, क्या होगी जुड़ेगी। दोनों संख्याएं माइनस की है तो भी क्या होगी जुड़ेगी, पर एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो संख्या क्या होगी बाकी होगी। तो ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है तो भी क्या होगी बाकी होगी। अर्थात दोनों संख्याएं अगर समान चिन्ह की है तो जुड़ेगी, दोनों संख्याएं समान चिन्ह की है तो जुड़ेगी, पर दोनों संख्याएं अगर विपरीत चिन्ह की है तो क्या होगी बाकी होगी। बाकी होने के साथ साथ में हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जोड़ होगी या बाकी होगी, ये तो हमें पता है, पर होगा क्या, चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी। तो देखना दोस्तों ये प्लस वाली संख्या है ये माइनस वाली संख्या है, दोनों के चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि बाकी होगी। तो हमें सबसे पहले बाकी करनी है। 9 में से 4 गए कितने बचते हैं, 9 में से 4 को बाकी निकाला कितने बचे 5 बचे, ये तो हमने लिख दिया। पर चिन्ह किसका लगाओगे, जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या क्या है 9 है, 9 पे चिन्ह क्या है माइनस, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा -5। 4 - 9 बराबर कितना आता है -5। दोस्तों देखिएगा हमें कैसे भी करके किसका मान निकालना है y का, तो y के साथ में जो भी अंकगणित की संख्या है उसको एक तरफ करना पड़ेगा। ये इधर गुणा में है, दो इसके गुणा में है, अगर इधर गुणा में है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा भाग में। देखना दोस्तों तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुणा में है उधर जाके भाग में, इसके भाग में आएगा कि दोस्तों ये आएगा -5/2। तो इसका आंसर क्या हो गया -5/2। क्या आया -5/2। एक सवाल दोस्तों हम और लेंगे और उसको हल करेंगे। धीरे धीरे हम सरल से टफ सवाल की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे, सरल से टफ सवाल की ओर चलेंगे। एक सरल से सरल सवाल को समझते हुए उसके पक्षांतर करके उसका मान कैसे निकाला जाता है ये समझेंगे, और वह समझने के बाद हम एक कठिन से कठिन सवाल समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल देता हूं, t/5 बराबर 10। इसके अंदर सवाल है एक ये 2.1 का छठा सवाल क्या है, t/5 बराबर 10। t/5 बराबर क्या है अपने पास 10 है। देखना दोस्तों इधर 5 की क्या पोजीशन है, हमें किसका मान निकालना है, हमें t का मान निकालना है। किसका निकालना है, t का। तो सबसे पहले हमें t का मान निकालना है, ये हमें बात दिमाग में होनी चाहिए। अगर हमें पता है t का, हमें t का मान निकालना है, तो t का मान निकालने के लिए अंकगणितीय संख्या जितनी भी है उसको एक तरफ ट्रांसफर कर दो। कैसे कर सकते हैं, देखना दोस्तों इसके साथ में अंकगणितीय संख्या क्या है 5 है, तो हमें 5 को ट्रांसफर करना है किसे करके, तब जाके हमारे पास किसका मान आएगा, t का मान आएगा। 5 इधर कहां है, बटे में है, कहां है बटे में है, बटे में है अर्थात भाग में है। जब भाग वाली संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करोगे तो भाग वाली संख्या किसमें बदल जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, t बराबर। अब इस 5 को आप इधर ट्रांसफर करते हो, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हो, तो इधर बटाव में है, इधर जाके कहां जाएगी, गुणा में। इसका मतलब इस t का मान क्या आ जाएगा 10 × 50। t का मान क्या आ गया अपने पास 50 आ गया। दोस्तों ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। सिर्फ हमें मूल कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्लस वाली संख्याओं को ट्रांसफर करना है माइनस हो जाएगी, माइनस वाली संख्याओं को ट्रांसफर करोगे प्लस हो जाएगी, गुणा वाले को ट्रांसफर करोगे भाग हो जाएगी, और भाग वाले को ट्रांसफर करोगे गुणा हो जाएगी। अगर ये मूल कंसेप्ट हमें पता है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। दूसरा हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें चरपद का मान निकालना है। और चरपद का मान निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि चरपद का मान कैसे निकलेगा। जब उसके साथ में जितनी भी संख्याएं हैं उसको एक तरफ आप ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, चरपद का मान आ जाएगा। इसमें चरपद क्या है 5, इसका मान निकल 7 t है अपने पास, और अंकगणितीय संख्या क्या है 5 है। इसका मतलब इसको एक तरफ करोगे तब अपने पास क्या आएगा, t का मान आएगा। तब अपने पास किसका मान आएगा, t का मान आएगा। एक सवाल मैं और लिखूंगा दोस्तों आपके लिए। अब हम धीरे धीरे एक सरल से कठिन की ओर चलेंगे। कहां चलेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। 6x = 12।
ये इसके अंदर पांचवा सवाल है 6x बराबर 12। अब इसके अंदर हमें किसका मान निकालना है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले किसका निकालना है, x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का। इसका मतलब x के साथ में जो भी अंकगणितीय संख्याएं हैं उनको हमें एक तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास किसका मान आएगा, अंक उस चर पद का मान आएगा। देखना दोस्तों इसके साथ में क्या आया हुआ है, इसके साथ में 6 आया हुआ है। 6 इधर गुणा में है क्या, इधर हम भेजेंगे तो 6 कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12/6। क्या आ जाएगा 6, इधर गुणा में था इधर आया बटे में चला गया, कट जाएगा 6 एकम 6, 6 गुनी 12, x बराबर 2। x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या इस प्रकार से हम एक रैखिक समीकरण को हल करना सीख गए हैं क्या, एक रैखिक समीकरण को हम हल करना सीख गए हैं। देखना दोस्तों और हम एक टफ सवाल लेंगे थोड़ा, जिसमें हमें पक्षांतर करने में भी दिक्कत आए। इसका दोस्तों उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 देखिएगा। उदाहरण नंबर 3 क्या है, x प्लस x बटा 3 प्लस 5/2 बराबर माइनस 3/2। इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किसका मान हमें ज्ञात करना है, हमें चर पद का मान ज्ञात करना है। चर पद क्या है हमारे पास, x है। तो कैसे भी करके आपको x का मान ज्ञात करना है, तो बचे हुए संख्याओं को कैसे भी करके आपको दूसरी ओर ट्रांसफर करना है, तो आपके पास चर पद का मान आ जाएगा। कैसे ट्रांसफर करोगे दोस्तों, देखना इस पद में मेरे क्या है, चर आ रहा है, तो बाकी बचे हुए संख्याओं को मैं एक तरफ ले लूं। क्या देखना दोस्तों, क्या करेंगे, पक्षांतर, पक्षांतर करने, कैसे पक्षांतर करोगे, x बटा 3 ये किस पक्ष में है, बाएं पक्ष में है, इसको यही रहने दो। ये बराबर में क्या है, माइनस 3/2। अगर मैं इस संख्या को उधर ट्रांसफर कर दूं क्या, ताकि ये अपने पास अकेली बच जाए, तो मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। ये इधर प्लस की है, उधर जाके क्या हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी। तो प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, माइनस 5/2। इसके बराबर में अपने पास क्या है, x बटा 3। क्या ये संख्या है क्या अपने पास, देखना दोस्तों x बटा 3 बराबर माइनस 3/2 माइनस 5/2। अब इसको हल कैसे करेंगे हम दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमें राइट नहीं कर सकते, तो हमको इनको एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। एलसीएम क्या लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम क्या है, 2 ही आएगा दोस्तों। तो 2 का एलसीएम आया हमारे पास 2, जो भी एलसीएम आए उसमें हर वाली संख्या का भाग देना है। इसका मतलब 2 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है दोस्तों। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार, एक बार। जो भी संख्या आती है उसको अंश से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, अंश से। अंश क्या है अपने पास, अंश है अपने पास -3। कितना है, -3। 1 का गुणा -3 से करोगे क्या आएगा दोस्तों, -3। इधर वापस सेम कंसेप्ट, 2 के अंदर हर वाली संख्या का भाग देना है 2 का। कितनी बार, एक बार। जो भी आंसर आए उसको किससे गुणा करना है, अंश से गुणा करना है। अंश क्या है अपने पास, -5। 1 का गुणा -5 से करोगे क्या आएगा, -5। देखना दोस्तों इधर ये क्या है, इधर अपने पास आया x बटा 3। क्या आया, x बटा 3। तो x बटा 3 बराबर अपने पास क्या है, क्या -5 -3/2। अब इसको जोड़ सकते हैं कि हम दोस्तों, देखना है ये भी माइनस ये भी माइनस। जब दोनों संख्याएं माइनस हो तो क्या होती है, जुड़ती है। जब दोनों चिन्ह समान हो तो क्या होगा, जुड़ेगा, और विपरीत चिन्ह होगा तो बाकी होगा। दोनों समान चिन्ह, इसका मतलब क्या होगी, ये जुड़ेगी। -3 और -5 जुड़ेगी, इसका मतलब 5 और 3 को जोड़ना है। 5 और 3 कितना होता है, 3 और 5 कितना होता है, 5 और 3, 3 और 5 8 होता है। कितना होता है, 8। पर चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह उसका आएगा जो हमेशा संख्या बड़ी होती है। बड़ी संख्या क्या है, 5। इसका मतलब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का, बटे में 2। और अपने बराबर में क्या था इधर, x बटा 3। तो x बटा 3 बराबर क्या है अपने पास, -8/2। कट रहा है क्या दोस्तों, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कितनी बार, 4 बार। इसका मतलब x बटा 3 बराबर, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ में -4 मेरे पास आ गया। अब इधर 3 बटा में है, उधर भेजोगे तो गुणा में चला जाएगा। इसका मतलब x बराबर -4, इधर बटा में था 3, इधर आके गुणा में। x बराबर 4 तिया 12। पर एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अपने उत्तर क्या हो जाएगा, -12। इस प्रकार दोस्तों हमने अब तक रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, वो हमने सब समझा। और उसके बाद में रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं हम उसको समझा। इसके बाद हम दोस्तों एक कठिन से कठिन सवाल क्या होता है, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या समझेंगे, एक कठिन से कठिन सवाल क्या होता है। और एक 9th क्लास और 8th क्लास में सबसे जो बहुपद के समीकरण दे रखे हैं और उनको किस प्रकार से हल कर रखा है, वो दोस्तों मैं आपके सामने कठिन से कठिन सवाल लेके आऊंगा और उन्हें हम हल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।